भाभी जमीन पर बैठी, उसकी आंखें बस एक जगह जमी हुई थी, जैसे कोई अंदर से टूट गया हो, बिखर कर मट्टी में धंस चुका हो। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन मम्मी की चीख फिर से गूंजी, दूर हो उस मनहूस से। उसने मेरी जिंदगी छीन ली, उसने मेरे लाल को हमसे दूर किया। यही मनहूसियत की जड़ है। भाभी ने सर झुका लिया और पहली बार इतना रोई जैसे बरसों का दुख एक साथ निकल रहा हो। वह फूट फूट कर रोती रही, हिचकियां लेती रही और जमीन पर हाथ मारकर बस यही दोहराती रही, मैंने क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मगर मम्मी का दिल पत्थर का हो चुका था। उनके लिए भाभी सिर्फ एक नापसंद औरत थी, बल्कि अब वह नफरत की वजह बन चुकी थी। और अब तो उनके पास एक नया इल्जाम भी था, मनहूसियत का। भाई का कोई अता पता नहीं चला, बस ये खबर कुछ शक में डालती थी। अगर वे मर चुके थे तो उनकी बॉडी को क्यों नहीं लाया गया। माँ का कहना था कि मैं उसको यहाँ लाने से मना किया है, जबकि माँ तो भाई से बहुत प्यार करती थी। फिर माँ ने ऐसा क्यों किया। लेकिन भाभी को कोई इज्जत ना मिली। मम्मी ने उसे घर के एक कोने में बिठा दिया, कहा कि तू सफेद कपड़े पहन ले, बालों में तेल मत डालना, ना ही जेवर पहनना, क्योंकि अब तू विधवा हो गई है। भाभी ने कुछ ना कहा, बस चुप से सब सहती रही। मैं रात को जब उसे देखने गई तो वह कमरे के अंदर कोने में बैठी दीवार को घूर रही थी। न आंखें झपका रही थी, न सांसों में कोई ताजगी थी, जैसे वह एक जिंदा लाश बन चुकी हो। मैं उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थामा। वह चौंकी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन दिखा कि मेरा दिल दहल गया। क्या सच में वह मनहूस थी? उससे मैंने धीरे से पूछा, जैसे उसके हलक में कुछ फंस गया हो। वह कुछ बोल नहीं सकी, फिर सर हिला दिया। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, तुम तो सिर्फ एक मजबूर औरत हो, तुम कोई पाप नहीं कर सकती। मगर ये वो दिन था जब मुझे लगा कि मेरी माँ सास वाली कोई कर्तव्य नहीं निभा रही, वह तो सिर्फ नफरत कर रही हैं। अब इंसान और हमदर्दी की जिद में खुद अपने बच्चे की कातिल बन चुकी थी। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थी। मम्मी की करकट सी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, निकालो इसे बाहर, तुम्हारी सेवा का टाइम खत्म हो गया। मम्मी ने दरवाजा खोलकर भाभी को हिलाकर जगाया। वह लड़की जो अब विधवा के रूप में दिन रात दुख सहती रहती थी, धीरे धीरे बिस्तर से उठी। कमजोरी के मारे उसके पैर कांप रहे थे, पर मम्मी को उसके तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। चल मेरे साथ, मम्मी ने उसे बाजू से पकड़कर और उसे कमरे से बाहर खींच लाई। मैंने ये सब देखा तो मेरा दिल चीख उठा, लेकिन जुबान बंद रही। आज 100 रोटियां पकाओगी, सुन रही हो ना, 100 रोटियां, और जब तक मैं ना कहूँ तुझे चूल्हे के पास से हटना नहीं। और अगर रोटी एक भी कच्ची हुई तो देखना तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। मम्मी के आवाज में जहर था और भाभी के चेहरे पर वही पुरानी उदासी। ना कोई उम्मीद, ना कोई आंसू, ना शिकायत। वह चुपचाप किचन में चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने देखा उसके हाथ पहले ही जले हुए थे जब दोबारा गैस पर जलने के लिए तैयार थी। घर में मेहमान आए हुए थे, मौसी, बुआ, चाचा, चाची, ये सब मेहमान थे। ये सब मम्मी के आसपास बैठे थे, बातें कर रहे थे। भाभी के लिए किसी ने कुछ न कहा, जैसे वह इस घर की कोई खास इंसान नहीं। और तो और ताना मार गए कि तुम्हारे बेटे को लगता है यही खा गई, बहू के लक्षण अच्छे नहीं। वह गरम गरम रोटियां एक एक करके तैयार कर रही थी और भाभी की हालत बहुत खराब थी। उसके बाद भी वह चूल्हे पर काम कर रही थी और ताजी ताजी गोल गोल रोटियां बना रही थी। रोटियों की महक चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की थी, मगर मम्मी की आंखें मुझे रोक लेती थी। आखिरकार सब खाने की मेज पर बैठे। खुशबूदार सब्जी रोटियों के साथ पूरा टेबल सजा हुआ था। मम्मी ने सबको अपनी तरफ ध्यान दिलवाया और सबसे यही कहा कि ये सब कुछ मेरे कहने पर बनाया गया है। उस कलमुही को तो कुछ भी बनाना नहीं आता। आज काम आया उस मनहूस का दिमाग। भाभी एक कोने में जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर राख, कपड़ों में आटा और आंखों में सूजन, जैसे इंतजार में थी शायद कोई और आवाज दे, कोई कहे कि आओ तुम भी बैठो। मगर सब अपनी प्लेट में बिजी थे। मम्मी ने उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से से बोली, उसे खाने की जरूरत क्या है, उसका बोझ उठा रहे हैं, यही काफी है। मैंने भाभी के चेहरे पर एक साया सा उतरते देखा, जैसे किसी ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। वह धीरे से उठी, जूतियों के पास जाकर बैठ गई। मम्मी ने एक पुरानी प्लेट में बचा हुआ सब्जी और रोटी रखी, उसके सामने रख दिया। ये ले, तेरी किस्मत में यही है। मैंने सब्र करते अपने ही नाखून अपने हाथों में मार ली। आखिर मेरी माँ भाभी से इतना नफरत क्यों करती थी। मेरे आंखों के किनारे भीग गए, पर मैं कुछ बोल ना सकी। भाभी ने झुकी गर्दन के साथ प्लेट को देखा और धीरे धीरे रोटी तोड़कर खाने लगी। मगर वह उस खाने को खा नहीं रही थी, बस निगल रही थी। मम्मी ने एक गुस्सेली नजर उस पर डाली, जैसे ये सब उसकी परवरिश का कमाल हो।
उस रात जब सब सो गए, मैं चुपके से किचन में गई। भाभी अभी वहीं थी, चूल्हे के पास जमीन पर बैठी अपना जला हुआ हाथ थामे हुए थी। मैं उसके पास बैठकर उसका हाथ थामना चाहा तो वह चौंक गई। मैंने कहा, भाभी आप इतना सब कुछ क्यों सहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? अगर तुम अपने लिए आवाज उठाओगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम इतना चुप होकर न जाने क्या साबित करने में लगी हो। माँ को और ज्यादा बढ़ावा दे रही हो। तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर न जाने किस दुनिया में गुम है। मुझे तो लगता है ये सब झूठ है। भाई मरा नहीं, वह सिर्फ गायब हुआ है। मैं भी उससे चुप करके बात कर रही थी, माँ के डर से। मेरा दिल भी धड़क रहा था। मैंने कहा तो उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा, पर एक शब्द भी अपनी जुबान से नहीं निकाला। मैंने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, अभी तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें ये सब अत्याचार सहने का हक नहीं। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर एक पल को मुझे लगा जैसे रोशनी लौट आई हो, मगर वह रोशनी बहुत धुंधली थी और मेरी माँ के अंदर अंधेरा। सुबह हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवाएं खुद भी बोझ बन चुकी हो। आंसुओं से घर के आंगन में सुबह का वक्त था, मगर सुकून कहीं गुम हो चुका था। मैं अंदर कमरे में बैठी शीशे के सामने अपना दुपट्टा सीधा कर रही थी कि माँ की आवाज पीछे से गूंजी, तैयार हो जाओ, बहू के मायके से तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही थी। एक तरफ तो मेरी माँ मेरी भाभी के मायके वालों से इतनी मोहब्बत कर रही थी, दूसरी तरफ मेरी शादी भी उनके परिवार में करना चाहती थी। शायद भाभी के पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरी भाभी के सिर्फ भाई और माँ थी, और जो भाभी की माँ थी वो मेरी मम्मी की पक्की सहेली थी, और भाई की शादी भी मेरी माँ ने ही अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी। तो फिर उस लड़की से इतनी नफरत क्यों थी? आखिर इसका राज क्या था? मैं आज ये सब ठान कर बैठ गई थी कि भाभी के मायके से आखिर उसका भाई और उनकी माँ उससे अभी तक मिलने क्यों नहीं आए, और इसका हाल खबर क्यों नहीं लेते। मुझे देखने भाभी का भाई और उसके दोस्त आए, और भाभी की खुद माँ भी आई। मैंने महसूस किया वे लोग भाभी को अनदेखा कर रहे थे, जैसे वे लोग भाभी के कुछ लगते ही ना थे। ना ही भाभी का हुलिया देखकर किसी ने कुछ जानने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो भाभी को जानते ही ना हो। आखिर एक माँ और भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं? जबकि यही उनकी इकलौती लड़की थी, तो फिर क्यों भाभी से गैरों वाला बर्ताव कर रहे थे? आखिर बात क्या थी और असली वजह क्या थी? और आज तक माँ क्यों अपने कमरे में उसे लेकर सोती रही और मुझसे बात तक ना करने देती, और उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती? आखिर इस सब की असली वजह क्या थी? मैं अब जानना चाहती थी। रोनित ने मुझे देखा और देखते ही पसंद कर लिया। क्योंकि मैं रोनित को कई बार मिल चुकी थी, तो इसमें नई बात कोई नहीं दिखी। मैं रोनित से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर वह अकेला नहीं था, अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जिसके कारण मैं उससे कुछ ना पूछ सकी। वे लोग चले गए। एक बार भी पलटकर भाभी का हालचाल नहीं पूछा। ये कैसी माँ थी और कैसा भाई था, जिसे अपनी बहन की ऐसी हालत पर भी दया नहीं आया। वे लोग चले गए, लेकिन मेरी माँ का पारा हाई हो गया था। वह भाभी पर चिल्ला उठी, क्योंकि मैंने मम्मी से कई सवाल पूछ लिए थे। मैंने माँ से कहा था, अगर भाभी उनकी इकलौती बेटी है तो फिर उन लोगों को उनके ऊपर दया क्यों नहीं आया? उन लोगों ने भाभी से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। माँ, मैं ये सब जानना चाहती हूँ, मुझे आज आप सब बताओगी? नहीं तो माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। बस इतना कहना था कि माँ ने अचानक गुस्से में भाभी के ऊपर हमला किया और उनके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं सदमे में उछल पड़ी। वह लड़की जो पूरे घर के लिए दिन रात मेहनत करती थी, जिसे कभी नजर उठाकर बात तक नहीं की, आज किस पाप की सजा पा रही थी? आखिर असली वजह क्या थी? माँ हम लोगों को क्यों नहीं बताना चाहती थी? मम्मी, ये तो बस मैंने कुछ कहना चाहा, तुम चुप रहो। तुम कुछ नहीं जानती, ये लड़की बहुत चालाक है। तुम्हारे छोटे भाई को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। भाभी जमीन पर गिर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह रो भी इस तरह रही थी जैसे उसे रोने की परमिशन भी ना हो। मेरे दिल में एक चीख उठी, मगर वह होठों से बाहर ना आ पाई। भाभी ने धीरे धीरे जमीन से खुद को उठाया, दुपट्टे से आंखें पोंछे और कमरे की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे लपकी, मगर वह दरवाजा बंद कर चुकी थी। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर बस चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो दिल चीर देने वाली थी। मैं उस रात सो ना सकी। मैंने सोचा, क्या सच में कोई औरत सिर्फ खूबसूरती की वजह से नफरत के काबिल हो सकती है? लड़की में ऐसी कोई गलती नजर नहीं आती थी। ये लड़की सब कुछ इतना बर्दाश्त क्यों कर रही थी? आखिर असली वजह क्या थी? मुझे अब सब कुछ जानना था। उस दिन मम्मी का चेहरा पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा था।
शायद अंदर का जहर अब पूरे बदन में उतर चुका था। वह कमरे से बाहर निकली, भाभी को बुलाया और बोली, आज तेरा हुस्न भी छीन लूंगी ताकि तुझे किसी आईने से भी शर्म आए। मैं आंगन में खड़ी थी और ये सुनकर जैसे मेरे कदम जमीन में धंस चुके थे। तू विधवा है, तुझे संवरने की कोई जरूरत नहीं। चमकते बाल, ये आंखों की चमक सब छीन लूंगी। मम्मी बड़ी बेशर्मी से उसे ललकार रही थी। भाभी के आंसू बराबर बहते जा रहे थे, लेकिन वे चुप थी, जैसे हर दर्द सहने की आदी हो चुकी हो। मम्मी ने जले हुए शब्दों में कहा, अब तो पूरी विधवा लगेगी, अब कोई तुझे घूरेगा नहीं। मम्मी ने एक फटा पुराना सफेद जोड़ा भाभी की तरफ फेंका। मैं चीखना चाहती थी, भागकर भाभी को अपने सीने से लगाना चाहती थी, मगर मेरे पाँव ने काम करना छोड़ दिया था। माँ का डर मुझे झकझोर देती थी। दोपहर को किचन में जब वो पकोड़े बना रही थी, हाथ की कपकपाहट से कुछ पकोड़े जल गए थे और मम्मी की नज़र जैसे जले हुए पकोड़े पर गई। माँ बिल्कुल आग बबूला होकर किचन की तरफ भागी, चिमटा उठाया और उसके हाथ पर दे मारा। तू जानबूझकर जलाती है खाना ताकि हमें जहर दे सके, सबको खत्म करना चाहती है तू। मम्मी ने एक जोरदार धक्का दिया। वह लड़खड़ाती हुई किचन के दरवाजे से टकराई और दुपट्टा सर से सरक गया। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, उसके कदम लड़खड़ाए, आंखों में अंधेरा छा गया और वह टकराती हुई आंगन के बड़े दरवाजे से जा लगी। यही आवाज बिजली की तरह मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं भागकर बाहर आई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। दरवाजे पर छोटा भाई खड़ा था, जो कई महीनों के बाद शहर से घर वापस आया था। चेहरे पर थकन मगर आंखों में सवाल की आग। उसने भाभी को सहारा दिया, उसका जला हुआ हाथ देखा, उसके गालों पर बहते आंसू और बिखरे हुए बालों को देखा और फिर आंखें बंद कर ली, जैसे अंदर का तूफान अब बेकाबू होकर बाहर आ गई हूँ। ये क्या किया आपने? उसकी आवाज उभर आई, गुस्से और दुख में लिपटी हुई। मम्मी पीछे से आई और बोलती, तू वक्त पर आ गया, देख ले अपने महबूबा की हकीकत। जली हुई हथेली, बिखरे बाल और चेहरे पर मासूमियत, जैसे बहुत भोली बनने की कोशिश कर रही हो। छोटे भाई ने माँ की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा जैसे उसके चेहरे पर बहुत गुस्से के साथ साथ नफरत का एक साया भी उभर आया हो। मम्मी, आपको भगवान का डर नहीं हुआ? आप क्यों उनके ऊपर इतना अत्याचार करती हैं? आज मुझे वह सब कुछ जानना है जिसके आग में और नफरत में आप जलकर राख हो रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती की है भाभी ने जिसकी सजा आप उसे दे रही हैं? अगर आज आपने वह नहीं बताया तो मैं वह कर गुजरूंगा जो मैंने कभी किया भी नहीं। और आप जो इसके किरदार पर बार बार उंगली उठा रही हो तो यही सही, आज मैं इनसे शादी करके वह सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। 2 साल बाहर रहने के बाद भी आप यही इल्जाम लगा रही हैं कि इसका चक्कर मेरे साथ चल रहा है, तो ठीक है, आज मैं इस समस्या को हमेशा के लिए ही मुक्त कर दूंगा। अगर ये विधवा है तो आज मैं इससे शादी करके इसको फिर से सुहागन बना दूंगा। और छोटे भाई रवि ने भाभी का हाथ पकड़ा और सीधे मंदिर की तरफ चला गया। वहां मंदिर में शादी करके लौटे। आज भाभी के आंखों में कुछ अलग ही चमक था। वह सीधे अपने कमरे में चली गई और मम्मी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह गुस्से में चुप होकर आंगन में कई घंटे बैठी रही। वे अब ना बोल पा रही थी, न सुन पा रही थी। भाभी अपने कमरे में चुप बैठी थी और आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। भाई भी सीधा अपने कमरे में चला गया था। उसने माँ से एक शब्द भी नहीं कहा। माँ काफी देर रात तक आंगन में बैठी रही, फिर धीरे से उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके वह मंदिर के सामने बैठकर भगवान से अपने गलतियों की माफी मांग रही थी। भगवान से कह रही थी, हे भगवान, तू मुझे माफ कर दे। शायद मैंने उस अनाथ लड़की पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिया था। शायद मैं लालच में अंधी हो गई थी। शायद मैं दौलत की आग में अंधी हो गई थी। एक बिन माँ बाप की बच्ची को इतना दुख दिया है। हे भगवान, तू मुझे माफ कर दे और मुझे कोई अच्छा रास्ता दिखा दे। मैं अपने छोटे बेटे और अपनी बहू का अब कभी सामना नहीं कर सकती। मैं अपने माँ के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी, अपने किए की माफी मांग रही थी। फिर मैं छोटे भाई के पास कमरे में चली गई जहाँ भाभी थी। आज मैं अपनी भाभी को खुलकर वह सब कुछ पूछना चाहती थी जिसकी वजह से माँ के दिल में इतने नफरत थी। भाभी ने जो कुछ बताया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भाभी ने बताया उनकी सौतेली माँ और उनका भाई उनकी शादी जबरदस्ती मेरे बड़े भाई से करवाना चाहते थे। उनकी सारी दौलत मेरे भाई के नाम करवा देना चाहते थे, लेकिन भाभी छोटे भाई को चाहती थी और अब बड़ा भाई किसी और से मोहब्बत करता था। उसने शादी से बिल्कुल मना कर दिया था और सौतेली माँ के भी एक बेटी थी। वह अपनी बेटी से मेरे छोटे भाई की शादी करना चाहती थी, जिस वजह से ये सारी गलतफहमियां पैदा हुई थी। माँ ने दौलत की लालच में भाई से जबरदस्ती उसकी शादी करवाई।
जो कि भाई दूसरे ही दिन उसे छोड़कर विदेश चला गया था और उसने अपने प्रेमिका से ही शादी कर वहीं रहने का फैसला कर लिया था। उस रात जो फोन आया था उसने भाभी को डिवोर्स दिया था ताकि भाभी दूसरी शादी कर ले, पर माँ ने ये सारी झूठी कहानी बताई भाई विदेश में मर गया है। कहानी बताई कि भाई विदेश में मर गया है, भाभी को वह इतना टॉर्चर करे कि वह सारी दौलत हम लोगों के नाम कर दे और देर रात को अपने कमरे में बुलाकर उसे अलग अलग तरह से टॉर्चर करती थी और उसे धमकाती रहती थी, तुम मेरी बेटी से दूर रहे और मेरे छोटे बेटे से दूर रहे ताकि उनको असली सच्चाई पता ना चले, और अगर तूने कुछ भी बताया तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। इसलिए भाभी बहुत डर रही थी क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, वे अनाथ थी और उनके पति भी उन्हें अपनाने से मना कर रहे थे। इस वजह से वो अपनी जिंदगी से हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि वे अपनी सारी दौलत हमारे नाम कर दे। वह हमेशा मना करती रही, मैं मर कर भी कभी ये नहीं करूंगी, चाहे मेरे मरने के बाद सारी दौलत ट्रस्ट के नाम चली जाए, मैं ये दौलत तुम लोगों के नाम नहीं करूंगी। उनका बराबर यही कहना था, जिसकी वजह से माँ हमेशा उससे नफरत करती रही और हम दोनों से भाभी को वह अलग करती रही ताकि हमें कभी असलियत का पता ना चले। अब जबकि भाई उनसे शादी कर चुका था और उनकी भी यही चाहत थी कि मेरे छोटे भाई से शादी हो और उनका मोहब्बत भी उन्हें मिल गया था, तो उनको अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। भाई को जब यह हकीकत का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी और उन्होंने भाभी को बहुत डांटा और कहा कि ये बात पहले भी बता सकती थी। भाभी ने कहा कि मैं ये नहीं जानती थी कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कि आप ये कब तक बर्दाश्त कर पाओगे। वह एक तरफा प्यार को कभी सहारा देना नहीं चाहती थी और आज जबकि भाई ने खुद उनसे शादी की थी तो वह बहुत खुश थी और वह उनके आगे कुछ बोलना नहीं चाहती थी और वह सब कुछ भूलकर अपने जीवन को खुशी से बिताना चाहती थी। मैं भी भाभी को गले से लगा लिया और कहा कि भाभी, तुम्हें अपनी दौलत किसी के नाम करने की जरूरत नहीं, तुम मेरी माँ को और अपनी सौतेली माँ को कभी माफ मत करना। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इन दोनों को कभी माफी मिले और मैंने भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। मुझे रोनित से शादी नहीं करनी थी क्योंकि वह दौलत की लालच में आकर मुझसे शादी कर रहा था। उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था। उसने आज तक अपनी सौतेली बहन को बहन नहीं समझा और अपने बाप को बाप नहीं समझा। उस इंसान से मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ को जाकर मना किया कि मुझे ये शादी नहीं करनी और मैं कभी रोनित से शादी नहीं कर सकती, पर माँ भी अब बहुत शर्मिंदा थी। वह अपने किए पर बहुत पछता रही थी। माँ ने मेरी बात को मान ली और इस रिश्ते को तोड़ दिया और उन लोगों से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर लिया। भाभी ने भी जाकर उन लोगों से अपना मकान खाली करवा लिया। उनको एक जगह का मकान दे दिया ताकि उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकें और जितनी दौलत थी भाभी ने उसे संभाला और अपने बाप का कारोबार भी खुद करने लगी। भाभी एक पढ़ी लिखी औरत थी और समझदार थी, लेकिन उसके अपनों ने उसे इस दलदल में झोंक दिया था। अब भाभी बहुत खुश थी। मेरे छोटे भाई से वो बहुत प्यार करती थी, मेरा भाई भी उससे बहुत प्यार करता था। वे दोनों खुश थे और हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन माँ बहुत शर्मिंदा रहती है। वह अपने किए पर पछताती रहती है और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।